आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। इसमें देखेंगे दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं क्या है, ध्यान दीजिए। इसके बारे में पहली चीज हम पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव पढ़ेंगे, दर्पण का ध्रुव पढ़ेंगे। दूसरा क्या है दोस्तों, वक्रता केंद्र पढ़ेंगे। दूसरा है वक्रता केंद्र। तीसरा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। चौथा है भैया मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। पांचवा है मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष। छठवां है फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इतना चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष और फोकस दूरी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव तो कहेंगे भैया गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य भाग, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य भाग या फिर मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। मान लीजिए हमारा दर्पण है तो इस दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ठीक है, ध्रुव कहते हैं। अगला हमारा क्या है, क्या है, वक्रता केंद्र। क्या पढ़ेंगे भैया, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है भैया, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। भैया हमारा गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है, आप लोगों को पता है हमारा गोलीय दर्पण क्या है, किसी खोखले गोले का भाग है। तो उस गोले का जो केंद्र होगा वो क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो मान लीजिए हमारा गोला ये है और गोले का केंद्र ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा है वक्रता त्रिज्या। तीसरा क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है भाई, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, फिर से वही बताएंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये हमारा है गोला जो जिस खोखले गोले का भाग है। ठीक है, हमारा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से जो ये हो गया भैया हमारा, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट बता देंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और अगला पॉइंट हमारा मुख्य अक्ष। अगला पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है दोस्तों, मुख्य अक्ष होती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, मुख्य फोकस। अगला पॉइंट क्या है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती है, फिर से देखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, मुख्य फोकस कहेंगे। तो हमारा मुख्य फोकस ये है, इसे हम यहाँ से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हमारा, फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या बताएंगे भैया, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ध्यान दीजिए, फिर से हम बता दे रहे हैं, ध्रुव क्या है, ध्रुव दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या क्या है भैया, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला क्या है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष जिस बिंदु से होकर जाते हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। अगला है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है दोस्तों, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी,
मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? फोकस दूरी कहलाती है। किरण आरेखों का उपयोग करके दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। दोस्तों गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज इन्हीं नियमों को पढ़कर हम आगे प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए कौन कौन से नियम है। पहली चीज तो आप लोग ये जान लीजिए दोस्तों, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के 3 नियम बताए गए हैं। कितने नियम बताए गए हैं दोस्तों? 3 नियम। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम हमारा क्या कहता है, ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण और ये हो गया हमारा ध्रुव। बताए थे दोस्तों कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वो होता है ध्रुव। ठीक, ये हो गया हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस इसे ही आपसे प्रदर्शित कर देते हैं। और ये हो गया हमारा सी सेंटर, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या। ठीक दोस्तों, तो देखिए हमारा पहला नियम क्या कहता है, कहता है दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। दोस्तों हमारा पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। और इसे उत्तल दर्पण में क्या कहेंगे कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आती हुई, क्या कहेंगे दोस्तों? दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें। इसका किरण आरेख देख लीजिए पहले दोस्तों। किरण आरेख बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हो गया हमारा, ध्यान दीजिए, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। वैसे इनसे ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब यहाँ से है। इसका जो है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा इस साइड में, ठीक है। तो कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। या फिर क्या कहेंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। दोस्तों ये काल्पनिक है, क्या है? काल्पनिक है, इसलिए इसे डॉट डॉट से प्रदर्शित किया गया है। तो हमारा पहला नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या फिर मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। अब दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिए। दूसरा नियम सेम इसी का उल्टा है, सेम टू सेम इसी का उल्टा है। उल्टा कैसे है दोस्तों? देख लीजिए, ये हमारा हो गया दर्पण, ये क्या हो गया दोस्तों? दर्पण हो गया। इसे हम पी से प्रदर्शित कर दिए, ये हमारा ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ठीक, तो द्वितीय नियम में कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। हमारा दूसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और इसी को उल्टा उत्तल दर्पण में कैसे प्रदर्शित करेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में ऐसे हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा मुख्य फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। कह रहा है दोस्तों मुख्य फोकस से होकर जाने वाले, तो हम इस तरीके से इसे बनाएंगे। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस तरीके से कहेंगे दोस्तों, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इतना समझ में आ गया दोस्तों? हमारा दूसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें या फिर मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अब हमारा तीसरा नियम ध्यान दीजिए दोस्तों। तीसरा नियम क्या कहता है? तो तीसरा नियम एकदम सरल है, इसमें कुछ नहीं करना, एक सीधी सी रेखा पार दो, बस हो गया। तीसरा नियम, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र। कहता है भैया तीसरा नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिए, तीसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, तीसरा नियम में क्या कहता है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। मतलब जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए, कोई विचलन कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा नियम हमारा कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या फिर वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे रहेगा, उत्तल दर्पण में भी ऐसे रहेगा, ये गया ये आया, ये गया ये आया। ठीक दोस्तों, तो हमारा तीसरा नियम कहता है
कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या फिर वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो हमारा पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और हमारा दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिए, दूसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली या फिर मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा नियम क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या फिर वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां दर्शाई गई हैं। कितनी स्थितियां दर्शाई गई हैं? 6 स्थितियां। तो पहले उन 6 स्थितियों के बारे में जानते हैं, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनसे हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो हमारी पहली स्थिति क्या होगी? पहली स्थिति ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी, पांचवी और छठवीं। ठीक है, छठवीं। इन 6 के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहली स्थिति हमारा क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? मतलब जब वस्तु कोसों दूर हो। कहने का मतलब वस्तु तो हमें दिखाई दे लेकिन वस्तु की दूरी हमें ना पता चले, दर्पण से कितनी दूरी पर है ये ना पता हो, सिर्फ क्या पता हो? वस्तु अनंत पर है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? और तीसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। और चौथी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो। मुख्य फोकस के बीच हो। ठीक। और पांचवी स्थिति क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। मुख्य फोकस पर स्थित हो। ठीक है दोस्तों। और छठवीं स्थिति क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ध्रुव के बीच स्थित हो। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 3 स्थितियां बताने के बाद, जब हम ये 3 स्थितियां बता देंगे तो इन्हीं 3 स्थितियों के बाद ये 3 स्थितियां इसी का उल्टा करने लगती हैं। ये जो तीसरी स्थिति है ना, इसके बताने के बाद चौथी, पांचवी, छठवीं सेम इन्हीं तीनों की उल्टा हो जाएगी। समझ में आया? तब हम पहली स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? ये अवतल दर्पण के लिए है। अवतल दर्पण के लिए है दोस्तों, इतना ध्यान दीजिए। तो हमारा यहाँ पर उत्तल दर्पण का कोई काम नहीं होगा। तो अवतल दर्पण देखते हैं, अवतल दर्पण में क्या क्या है। कह रहा है दोस्तों, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ध्यान दीजिए, इसमें दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम क्या है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा नियम क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया? इसमें पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों मुख्य फोकस पर बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस पर जो है प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये है ए और बी। वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा। कैसे बनेगा? वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा
उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और मुख्य फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत अत्यंत छोटा, वास्तविक, उल्टा और मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। तो दूसरा स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देख लीजिए, मान लीजिए हमारा कोई वस्तु है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है, तो हमारा पहला और तीसरा नियम लगेगा दोस्तों। पहला नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। और तीसरा नियम क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो दोस्तों हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमारा प्रतिबिंब बनाया ए डैश बी डैश। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना। कैसा बना दोस्तों? वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो दोस्तों जब हमारी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तीसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला और दूसरा दोनों नियम लगेंगे। पहला नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। और दूसरा नियम कहता है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो हमारा प्रतिबिंब यहीं वक्रता केंद्र पर ही कहीं पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी तीसरी स्थिति देख लीजिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन सा नियम लगा है? पहला नियम और दूसरा नियम लगा है। पहला नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। दूसरा नियम कहता है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। समझ में आया दोस्तों? अब हम लोग अपनी चौथी स्थिति देखते हैं। चौथी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ध्यान दीजिए, इसमें भी पहला और दूसरा नियम लगेगा। पहला नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो यह प्रकाश किरण एक गया मुख्य फोकस से और दूसरा प्रकाश किरण गया मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आया? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारी जो चौथी स्थिति है वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है। इसमें क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ठीक है दोस्तों, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक, वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पांचवी स्थिति देखेंगे। पांचवी स्थिति क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होता है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होता है, इसे मिटा देते हैं दोस्तों और पांचवी स्थिति देखते हैं। पांचवी स्थिति क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु मुख्य मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होता है। जब वस्तु कहां पर स्थित होता है? पांचवी स्थिति में क्या होता है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? ध्यान दीजिए, इसमें पहला नियम पहले लगाएंगे। पहला नियम क्या है? जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। और इसमें तीसरा नियम लगेगा कि भैया वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, कहां से दोस्तों? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आते हैं। उसी मार्ग पर दोस्तों वापस लौट आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला और तीसरा नियम लगेगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। और तीसरा नियम, इसमें क्या कहेंगे दोस्तों? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। अब हम इसका प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं। प्रतिबिंब बनता कहां पर है दोस्तों? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत में बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से अत्यंत बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से
अत्यंत बड़ा। तो दोस्तों हमारी छठवीं स्थिति क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो वहां पर पहला और तीसरा नियम लगाते हैं। पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा दोस्तों, दर्पण के पीछे बनेगा। समझ में आया दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, जब हमारी वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। और कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये देखिए दोस्तों, ये दर्पण के पीछे बना है। इसमें कौन कौन सा नियम लगा है, पहला और तीसरा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। पहली स्थिति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं स्थिति आप लोगों को समझ में आ गया।